क्लास। आई होप आप लोग खैर खैरियत से होंगे और ये टाइम आप लोग वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। और जो है आप लोगों को मैंने पहले भी कहा है कि जितना भी टाइम आप लोगों को मिल रहा है आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन्स करते रहें इसकी, जो भी मैंने आप लोगों को चीज़ें ऑलरेडी करवा दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स आ जाते हैं। वेसल्स में आर्टरीज़ हैं, कैपिलरीज़ हैं एंड वेन्स हैं। सबसे पहले आर्टरीज़ डिस्कस कर लेते हैं। आर्टरीज़ में जो है मैंने पहले भी जब आप लोगों को ब्लड वाला टॉपिक डिस्कस किया तो मैंने आपको कहा था जित ऐसी सारी वेसल्स जो कि ब्लड जो है हार्ट से लेकर जाती हैं उनको हम कहेंगे आर्टरीज़। ठीक है, तो दीज आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। इसकी 3 मेन लेयर्स होती हैं, वो देख लेते हैं। आउटर लेयर जो है वो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की, इलास्टिक फाइबर्स की, और वो जो है एक्सपेंड कर सकती है, इलास्टिक in नेचर होती है। मिडल लेयर जो है वो थिक मस्कुलर टिश्यू की बनी होती है, इलास्टिक फाइबर की होती है। ये मिडल लेयर्स है जिसकी वजह से जो वेसल्स हैं या आर्टरीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, रिलैक्स कर सकती हैं। और जो थर्ड लेयर है वो है एंडोथीलियम। जो इनर लाइनिंग होती है मोस्टली किसी भी ऑर्गन की स्ट्रक्चर की, उसको एंडोथीलियम ही कहते हैं। द कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स, जो स्मूथ मसल्स होंगे वो पहले तो ये है कि वो किसके कंट्रोल में है, वो कौन सी चीज़, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कि एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोनल सिस्टम के अंडर हैं, और नर्वस सिस्टम के यानी डायरेक्टली ब्रेन जो है वो उनको कंट्रोल कर रहा है। तो 2 फिनोमेनन होते हैं, वाज़ो कंस्ट्रिक्शन और वाज़ो डायलेशन। अगर तो ब्रेन या हार्मोन्स की तरफ से ये ऑर्डर आता है कि जो आर्टरीज़ हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करना है, यानी किसी एक एरिया में जो है फ्लो ऑफ ब्लड को रिड्यूस करना है। जैसे सपोज़ सर्दियों में जो है मोस्टली ऐसे होता है कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, लंग्स हो गया। तो इनको प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि हमारे हाथ और पाँव। तो क्या होता है कि हमारे जो इस एरिया में यानी जो हमारी लिम्स और हैंड्स हैं उनमें वाज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमारे को वाइटल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है ताकि हीट डिसिपेशन कम से कम हो। और जितनी भी हीट है वो सारी की सारी ट्रांसफ़र हो जाती है चेस्ट कैविटी की तरफ, जहाँ पे हमारे वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे हार्ट हो गए, लंग्स हो गए। तो इसीलिए जो है हमारी जो ये वाली बॉडी का पार्ट है, जो चेस्ट कैविटी है, जो बैक हो गई, हमारी एब्डोमिनल कैविटी होगी, ये वार्मर होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे हैंड्स एंड फीट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है वाज़ो डायलेशन हो जाती है, यानी कि एक्सेस ऑफ ब्लड, और हैंड्स और फीट में वाज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी कि रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है आर्टरीज़ जो हैं वो रिपीटेडली डिवाइड करती जाती हैं, उनकी ब्रांचेस बनती जाती हैं, और जब वो बिल्कुल वन सेल थिक रह जाती हैं तो फिर हम उनको कहते हैं कैपिलरीज़। नेक्स्ट है आर्थेरोसेक्लेरोसिस। आर्थेरोसेक्लेरोसिस जो है वो एथ्रोसेक्लेरोसिस जो है, इसको डिजीज़ देख लेते हैं। उसमें एथेर जो है वो पॉरेज से निकला है, और सेक्लेरोसिस जो है वो हार्डनिंग से निकला है। इसमें जो एथेरोमा जो है और एथ्रोसेक्लेरोसिस, जो आर्थेरोसेक्लेरोसिस, इसमें ये है कि दोनों चीज़ें ये एक तरह से एक ही हैं, यानी कि अगर एक फैक्टर जो है वो उसको कॉज कर रहा है तो दूसरा उसके साथ ही अपने आप जो है उस पेशेंट में हो जाता है। जैसे एथरोमा जो है, एथरोमा इज़ द डेपोजिशन ऑफ हार्ड येलो प्लेक ऑफ लिपॉइड मटेरियल्स इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आर्टरीज विच मे बी ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। हम कहते हैं ना हार्ट के पेशेंट्स हैं, ब्लड नहीं सप्लाई हो रहा है, या हम कहते हैं कि एक दफ़ा जो है इनको जो हार्ट का मसला हो चुका है तो वो कोलेस्ट्रॉल कम से कम लें, तो वो इसी वजह से कहते हैं कोलेस्ट्रॉल कम से कम लें, क्योंकि वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो लिपॉइड मैस की फॉर्म में उनकी जो आर्टरीज़ हैं उनके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है वेसल्स के अंदर, और वो कहीं ना कहीं जाके उनकी हार्डनिंग कर देता है, उनकी ब्लॉकेज कर देता है। और दूसरा आर्टीरियोसेक्लेरोसिस है। आर्टीरियोसेक्लेरोसिस जो है वो भी क्या है कि जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है, हमारी जो आर्टरीज़ हैं, ज़ाहिर सी बात है उनके सेल्स भी वो एज करते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वो इतने एफिशिएंटली फिर वर्क नहीं करते, एफिशिएंटली उनको एक्सपेंड और कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो मोस्टली जो है इसमें हम अगर हम कहेंगे कि मैं इसमें बेसिकली होता क्या है, तो मिडल लेयर जो आर्टरीज़ की होती है वो जो है आहिस्ता आहिस्ता उसकी थिकनिंग होती जाती है और इसकी इलास्टिसिटी कम होती जाती है। ठीक है, और अगर ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा हो जाए आर्थेरोसेक्लेरोसिस, जैसे मैंने आपको कहा था हार्ट पेशेंट में, तो थ्रोम्बस होने का भी ये ख़तरा होता है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन हम आगे देखेंगे डिटेल में। तो और थ्रोम्बस जो है वो अगर क्लॉट बन जाता है आर्टरीज़ के अंदर, अगर वो मूव करता करता हार्ट तक चला गया या ब्रेन तक चला गया, तो डेफिनेटली पेशेंट की जो इस तरह की डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिलरीज। कैपिलरीज जो हैं पहले भी हमने कितनी बार डिस्कस किया, कैपिलरीज जस्ट वन सेल थिक होती हैं, यानी अगर हम उनकी वॉल देखें तो सिर्फ एक सेल की बनी हुई होती है।
ठीक है। और इसमें ये होता है कि जस्ट वन सेल थिक होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर से जो कुछ ना कुछ मटेरियल्स होता है, यानी परमिएबल होती हैं, यानी उनमें से लीक आउट हो जाता है ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। और जो बड़े सेल्स हैं वो तो नहीं पास कर सकते, लेकिन उनमें जो गैप्स होते हैं, उनमें से जो प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में, वो जो है वो लीक आउट कर जाता है। वही आगे जाके जो लिम्फेटिक सिस्टम में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और कभी कभी ब्लड से वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो भी उनमें से लीक आउट कर जाते हैं। ठीक है, तो वो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो बड़ा हेल्पफुल होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए विद इन द कैपिलरीज एंड द सेल। और दूसरा यहाँ पे बात लिखी हुई है कि हमारे हर और मोस्टली जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके हर सेल तक जो है ब्लड कैपिलरीज जा रही हैं। जैसे कि लिवर, उसका हर एक सेल जो है वो एक कैपिलरी से कनेक्टेड है। ठीक है। उसके बाद है कि कैपिलरीज का जो है वो भी डायमीटर चेंज हो सकता है। अब आप कहेंगे कि आर्टरीज में तो मसल्स प्रेजेंट थे, अब कैपिलरीज में कहाँ से मसल आ गया, वो तो वन सेल ठीक है। उसमें जो सेल की स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से कैपिलरी का डायमीटर ज़्यादा और कम होता रहता है। ठीक है। तो सपोज जैसे हिस्टामाइंस हैं, हिस्टामाइंस क्या करते हैं, ब्लड को जो मैंने कहा था डिल्यूट करते हैं, पहले हमने स्टडी किया था। तो ये क्या करेंगी, कैपिलरीज को डायलेट कर देंगे ताकि ब्लड की सप्लाई जो है जिस एरिया में नहीं हो रही वहाँ पे जो ओपन हो जाए। इसी तरह काउंटर भी इससे होता है कि जहाँ पे सप्लाई हो रही है वहाँ पे रोकनी हो गए तो। ठीक है। द चेंज इन द डायमीटर इज ब्रॉट अबाउट बाय चेंज इन द शेप ऑफ सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग देयर सेल वॉल्स। सेल वॉल्स में अल्ट्रेशन आती है, उसके बाद सेल स्ट्रक्चर में आती है, और इस तरह पर कैपिलरीज का डायमीटर कम या ज़्यादा हो जाता है, और एक पर्टिकुलर टिश्यू या पर्टिकुलर एरिया में जो है ब्लड फ्लो को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। The capillaries are the sites where the materials are exchanged between the blood body tissues। इसमें 3 वेज आ जाती हैं। सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन। ठीक है। थ्रू द सेल लाइनिंग द कैपिलरी वॉल्स इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वही जो मैंने आपको कहा कैपिलरी से लीक आउट कर जाता है, ये वही वाला है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्टिवली या तो डिफ्यूजन होती रहती है हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, या फिर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होती रहती है, यानी जो है कोई ना कोई फैक्टर्स होते हैं एटीपी, जो एटीपी खर्च करके और जो है मटेरियल्स को कैपिलरीज से अक्रॉस इधर सेल से कैपिलरीज में या कैपिलरीज से सेल्स में ले जाया जाता है। ठीक है। और दूसरा इंटरसेलुलर स्पेसिस ऑफ एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द वॉल कैपिलरी वॉल ऑफ कैपिलरीज टू एंड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या फिर वो जो थोड़ी थोड़ी ओपनिंग होती हैं, स्लिट्स होती हैं, उनसे मटेरियल जो है वो कैपिलरीज में एंटर कर जाता है या कैपिलरी से लीक आउट करके सेल्स में चला जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, यानी कि सेल्स एक जगह पे जाते हैं, वहाँ पे कोई मटेरियल है, सपोज लिपिड्स हैं, कुछ भी हैं, सेल्स जो हैं वो उसको अपटेक कर लेंगे। ठीक है। और जिस डेजिग्नेटेड एरिया में लेके जाने हैं, सपोज लिवर तक लेके जाने हैं, तो वहाँ पे जाके वो क्या कर देंगे, एक्सोसाइटोसिस कर देंगे, सेल्स उन पार्टिकल्स को निकाल देंगे। तो इस तरह भी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वेन्स। वेन्स में जो है दीज ब्लड वेसल्स, सॉरी रियली सॉरी, these blood vessels transport blood from body cells towards heart। The wall of the veins has same 3 layers। ठीक है। सेम 3 layers होंगी, जैसे कि जैसे आर्टरीज बनी होती हैं बिल्कुल वैसे ही वेन्स बनी होती हैं। सिर्फ ये होता है कि आर्टरीज जो हैं वो ब्लड लेके जा रही हैं हार्ट से, और वेन्स जो हैं ब्लड की हार्ट की तरफ लेके जा रही हैं ब्लड। ठीक है। और इनकी जो मिडल लेयर वो थोड़ी सी थिन होती है, प्लास्टिक फाइबर्स जो भी जो हैं वो कम होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि वेन्स में प्रेशर जो है ब्लड का बहुत ज़्यादा होता है, ये हार्ट की तरफ लेके जा रहा होता है पूरी बॉडी की तरफ, तो मोस्टली जो है बैक फ्लो जो है प्रिवेंट किया जाता है, इसलिए वेन्स में बॉल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि हार्ट की तरफ जो जा रहा है ब्लड तो वो उसका बैक फ्लो ना हो, वो पीछे की तरफ रिटर्न ना करे। ठीक है। वेन्स जॉइन टू फॉर्म लार्जर वेन्स एंड अल्टीमेटली फॉर्म वेना कैवा। वेना कैवा का मैंने हार्ट में आप लोगों को बताया था, इन्फीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जो हैं, सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बट पल्मोनरी वेन में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रेशर विद इन द कैपिलरीज कॉजेज अ कंटिन्यूस लीकेज ऑफ फ्लूइड। ये वही मैंने अभी आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड का बताया कि कैपिलरीज में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ब्लड का, और उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो थोड़ी थोड़ी सेल्स के बीच में ओपनिंग्स होती हैं उनके बीच में से सेल्स तो नहीं गुजर सकते, लेकिन जो बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है हमारे ब्लड में वो पास आउट कर जाता है, और कभी कभी जो है वाइट ब्लड सेल्स भी स्क्वीज आउट कर जाते हैं उस स्पेस में से, और वही जो है वो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाता है।
तो ये हम इसका फंक्शन भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम है। लेकिन अभी आप फ़िलहाल ये समझ लें कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो हमारे सेल्स हैं वो बिल्कुल ड्राइड अप नहीं है। वहाँ पे जबकि जहाँ पे कैपिलरीज की सप्लाई है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उनके अंदर सबमर्ज्ड हैं और वो उनको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, एक मीडियम भी दे रहा है जिसमें चीज़ें जो मटेरियल एक्सचेंज हो सकें, और जो है वहाँ सेल्स हैं उनको नरिशमेंट भी दे रहा है। और वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड आया कहाँ से है? कैपिलरीज में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ब्लड का, तो वो जो उसके बीच में सेल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं तो वो उसमें से क्या करता है? लीक आउट कर जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। चलें नेक्स्ट जो है हम फिर जो डिजीज़ हैं, चलें ब्लड प्रेशर देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर एंड रेट ऑफ ब्लड फ्लो, इट इज़ द measure of force with which blood pushes up against the walls of the ब्लड वेसल्स के ऊपर जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको हम कहेंगे ब्लड प्रेशर सिंपली। दिस प्रेशर इज जनरेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो क्या करेगा? पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड को फोर्सफुली पुश करेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है? वो जो वेन्स पे आर्टरीज पे जो प्रेशर आता है या वेसल्स पे प्रेशर आता है उसको हम कहेंगे ब्लड प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे इसकी ये आपने वैल्यू याद रखनी है। जो सिस्टोल है, सिस्टोलिक प्रेशर विच इज़ नॉर्मल इंडिविजुअल 120 mmG। हम अक्सर कहते हैं ना पेरेंट्स का भी ब्लड चेक करते होंगे, ब्लड प्रेशर चेक करते होंगे, आप कहते होंगे हाई हुआ हुआ लो हुआ हुआ, लेकिन नॉर्मली हम क्या कहते हैं 120/80 नॉर्मल प्रेशर होता है। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर हमने पीछे सिस्टोल और डायस्टोल पढ़ा है, ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है 120 mmG होता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है 75 to 85 होता है, लेकिन नॉर्मली हम 80 कहते हैं, 80 mmG। ठीक है, तो अगर इससे ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब हार्ट जो है ज़्यादा फोर्सफुली वर्क कर रहा है, और अगर इससे लो हुआ है, मोस्टली यंग जो होते हैं टीनेजर्स वगैरह जैसे आप लोगों में, उनमें मोस्टली लो ही हो जाता है क्योंकि मोस्टली एनर्जी लो हो जाती है, खाना नहीं खाया हुआ था, तो वो हार्ट का जो ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो वो मोस्टली 100/60 तक भी आ जाता है अक्सर। ठीक है, द ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली डिक्लाइंस। The decline of blood pressure is successive parts of the systematic circuit is the result of friction between the flowing blood and the walls of blood vessels। आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट में जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ब्लड का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो कैपिलरीज में मूव करता है उसका प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। और ये तो हमें वैसे ही पता है, कोई भी चीज़ हायर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करती है, और सेम इज़ द केस विद द ब्लड, वो हायर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करता है। उसके बाद several other changes occur during the route of the blood flow. The difference between systolic and diastolic pressure continues to diminish until it disappears in the capillaries and veins. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा आर्टरीज में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, पहले सिस्टोलिक का और 120 और फिर डायस्टोलिक का 80, लेकिन वो जैसे जैसे मूव करेगा कैपिलरीज में और फिर वेन्स में, वो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता उसका जो प्रेशर है वो स्लो होता जाएगा। दूसरा, द रेट ऑफ ब्लड फ्लो टेंड्स टू फॉल एज द ब्लड मूव्स थ्रू द ब्रांचिंग आर्टरीज एंड आर्टरीज। जाहिर सी बात है, स्टार्ट में किसी चीज़ को पंप करें तो उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे वो मूव करता जाता है उसका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप करता जाता है। ठीक है, दूसरा ये है कि वेन्स में जो है प्रेशर कैसे मेंटेन किया जाए। आर्टरीज में तो ठीक है, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रेशर आ गया। अब वेन्स में क्या, कैपिलरी से होकर जब वेन्स बनी है वहाँ से कैसे प्रेशर होगा? तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मसल्स जो सराउंडिंग मसल्स उनकी कॉन्ट्रैक्शन से प्रेशर फ्लो मेंटेन होता है। और दूसरा सेमिन्यूलर वॉल्स जो है वो बैक फ्लो जो को प्रिवेंट करते हैं वेन्स के अंदर। तो इस तरह जो है वो वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, मस्कुलर एक्टिविटी इंक्लूडिंग ब्रीदिंग मूवमेंट हेल्प्स नॉर्मल फ्लो ऑफ द ब्लड विद इन द बॉडी। चलें, इतना काफ़ी है। डिजीज़ जो हैं वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।